हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे थे। फंक्शंस में अपना डिस्कशन चल रहा था। डीपीपी नंबर 3 तक अपना डिस्कशन हो गया था। आज अपन डीपीपी नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। तो डीपीपी नंबर 4 के डिस्कशन करने के पहले आप डीपीपी नंबर 4 की आंसर की नोट कर लीजिए। डीपीपी नंबर 4 की आंसर की नोट कीजिए भाई। पहले डीपीपी नंबर 4 क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए बी डी और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 2। तो ये आप सबसे पहले डीपीपी नंबर 4 इसके आप आंसर्स नोट कर लीजिए, फिर अपन इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 और ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, बोला गया है f एक फंक्शन है। f एक फंक्शन गिवन है r माइनस ऑफ -4/3 से लेकर r माइनस ऑफ -4/3 और बोला गया है जो fx है, fx की जो वैल्यू है वो है 4x अपॉन 3x प्लस 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ fx। बोला गया है फाइंड द इनवर्स ऑफ f इज मैप विद g दिस टू दिस। मतलब कुल मिला के बोला है f इनवर्स आपको निकालना है। अच्छा, इसके अगर अपन ऑप्शन देखें ना तो gy 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 करके ऐसे ऑप्शंस दिए हैं और चारों ऑप्शन दिए हैं। कोई भी आंसर ऑप्शन में इसमें नन ऑफ दीज या फिर डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा और करेगा ही करेगा, मतलब वो डिफाइन होगा ही होगा, मतलब उसको हमें सीधा वैल्यू निकालना है। तो ठीक है भाई, हमारे पास जो fx की वैल्यू थी वो क्या थी, 4x अपॉन 3x प्लस 4। तो यहाँ से हम सीधा f इनवर्स की वैल्यू निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन में क्लियरली दिया है जबकि वो डिफाइन ही होंगे। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया हमारे पास 3yx प्लस 4y इक्वल टू 4x। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3yx माइनस ऑफ 4x इक्वल टू माइनस 4y। अगर अपन x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4y। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4। तो जो हमारे पास g ऑफ y की वैल्यू आएगी, f इनवर्स की वैल्यू g दी है वो है माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4। अगर माइनस गायब कर दे तो नीचे से ही माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3y। तो हमारे पास ये आ गया 4y अपॉन 4 माइनस 3y, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था डीपीपी नंबर 4 उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो नोट कर लीजिए, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 1। नोट कर लीजिए यहाँ तक। एक फंक्शन है fx और ये जो फंक्शन fx है ये है cos का पावर 4x प्लस के इंटू कॉस स्क्वायर 2x प्लस साइन का पावर 4x। बोला गया है अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो fx की वैल्यू निकालो। तो सीधी सी बात है, हमें cos का पावर 4x प्लस साइन का पावर 4x को सॉल्व करना पड़ेगा कांस्टेंट अगर निकालना है तो अगर हमारे पास होता है cos का पावर 4 प्लस साइन का पावर 4 तो इसे अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो ये तो हमारे पास हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ, यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ तक आ जाएगा। और 2 sin x इंटू कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है sin 2x। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 2x। ये वैल्यू मैंने किसकी ली, cos का पावर 4 प्लस साइन का पावर 4 की। तो fx की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, fx की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/2 इंटू साइन का पावर 2x और ये हो जाएगा प्लस के इंटू कॉस का पावर 2x। अब देखो कांस्टेंट चाहिए है तो कांस्टेंट केवल जब होगा जब साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x 1 वाली आइडेंटिटी लग जाए। और वो आइडेंटिटी जब लगेगी जब कोफिशिएंट ऑफ साइन स्क्वायर 2x और कोफिशिएंट ऑफ कॉस स्क्वायर 2x बराबर हो। तो k की वैल्यू क्या हो जाए -12। अगर k की वैल्यू -12 होती है
तो ये माइनस हाफ कॉमन आएगा और साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कांस्टेंट बचेगा। तो आंसर हमारे पास आया k इक्वल टू माइनस हाफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आया मेरे सॉल्यूशन के हिसाब से वो आया बी। तो हम चलिए आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। डीबीपी नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का बी बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया, डीबीपी नंबर 4 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि एक फंक्शन है fx और fx हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 9 अपॉन log बेस 2 3 माइनस 2x माइनस ऑफ 1। बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a विच सेटिस्फाइंग द इक्वेशन f इनवर्स ऑफ 2a माइनस 4 इक्वल टू हाफ। अब देखो f इनवर्स ऑफ 2a माइनस 4 की वैल्यू हाफ दी है, इसका मतलब है f ऑफ हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a माइनस 4 हो जाएगी। तो हम f ऑफ हाफ निकालें। अगर मैं हाफ यहाँ रखता हूँ तो हाफ इंटू 2 क्या हो जाएगा 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, log 2 टू द बेस 2 क्या हो जाएगा 1, 9 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 9, 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8 और 8 का क्यू रूट क्या हो जाएगा 2। तो f ऑफ हाफ की जो वैल्यू है वो क्या जाएगी 2 और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 2a माइनस 4। तो 4 यहाँ गया तो 6, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। सो द वैल्यू ऑफ a इज 3। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करूं तो इसका आंसर भी बी है। आंसर चेक कर लेते अपन क्वेश्चन नंबर 3 का। डीबीपी नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 बी बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए यहां तक। से एज में डिफाइन है fx की वैल्यू है 3 cos xy2। बोला गया अगर इसका इन्वर्स डिफाइन है तो a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखो भाई ऐसी बात है कि इसका इन्वर्स डिफाइन कब होगा, इन्वर्स डिफाइन जब होगा जब हमारे पास ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 मतलब बाइजेक्टिव होगा। अब बाइजेक्टिव जब होगा जब हमारे पास s की वैल्यू तो जो है वो इसकी रेंज के इक्वल आ जाए। तो अगर हम कह सकते हैं तो cos xy2 की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से +1 होगी। तो 3 cos xy2 की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -3 से +3। तो s की वैल्यू जो है वो -3 से +3 आ जाए तो ये ऑन 2 हो जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमारे पास बात यह है कि ये फंक्शन 1 1 हो जाए, तो ये फंक्शन 1 1 कब होगा, तो देखो अपन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू अपन देखें तो cos ऑफ थीटा cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो 3 sin xy2 और xy2 का डिफरेंशिएशन 1/2, तो ये हो गया। अब सवाल ये है 0 से लेके मैं कहाँ तक ले जाऊँ x की वैल्यू कि ये चीज़ ऑलवेज सेम साइन की हो। तो हम देखें भाई 0 से अगर मैं पाई तक ले जाता हूँ, मान लीजिए 0 से पाई तक, तो 0 से पाई तक अगर जाता है किसकी वैल्यू, xy2 की वैल्यू। अगर xy2 की वैल्यू 0 से लेके पाई, इसमें इनपुट xy2 हो रहा है ना, अगर xy2 की वैल्यू 0 से पाई जाएगी तो साइन xy2 पॉजिटिव होगा, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। सही बात है। तो कहने का मतलब ये है xy2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेके पाई तक। अगर ये 1 1 है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेके 2 पाई तक। तो हमारे पास जो वो इंटरवल होगा x बिलोंग्स टू वो क्या हो जाएगा, 0 से लेके 2 पाई, और ये इंटरवल हमारे पास क्या दिया है, 0 से लेके a। तो a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2 पाई, और ये वैल्यू कितनी दी है, k पाई। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी k की, वो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 आएगी। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो डी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर डी बिल्कुल सही है। देखो एक बार और समझ लेते हैं, हमें ये 1 चाहिए 1 1 ऑन 2, तब ये इन्वर्स डिफाइन होगा। तो एस के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं, तो रेंज अपन ने निकाल ली, -3 से +3 होगी, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें फोकस करना पड़ेगा इस पे, और इससे क्या डिपेंड करता है, इसका 1 1 और मैनी 1। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। अब सवाल ये है कि ये अपना साइन चेंज ना करे, तो ये 1 1 हो जाएगा। अब साइन चेंज कब नहीं करेगा, जब sin xy2 अपना साइन चेंज नहीं करेगा। तो sin xy2 अपना साइन चेंज, साइन फंक्शन अपना साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज नहीं करता है। मतलब xy2 की वैल्यू जब 0 से पाई, xy2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ इनपुट xy2 हो रहा है, तो xy2 की वैल्यू जब 0 से पाई होगी तो ये अपना साइन चेंज नहीं करेगा। तो अगर xy2 की वैल्यू 0 से पाई होगी तो x की वैल्यू 0 से 2 पाई होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a हो गया 2 पाई।
और इसकी वैल्यू के पाई दी है, तो के इक्वल टू हो गया 2। अब कहने ये रहे कि मैक्सिमम वैल्यू क्यों है भाई, आप 0 से पाई तक इसकी वैल्यू मैक्सिमम वो होती है, पॉजिटिव होती है साइन की वैल्यू। आप अगर कोई भी पाई, पहले आपने पाई बाई 2 भी ले लिया तो पाई बाई 2 भी इसका एक आंसर होगा, तो के की वैल्यू और कम भी आ सकती है। हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू पाई तक ही ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम पाई के बाद जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट लग जाएगा, वहां पे साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो हम पाई के आगे तो जा नहीं पाएंगे। तो xy2 की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 0 से पाई हो सकती है, तो हमारे पास a की मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई हो सकती है, और a की मैक्सिमम वैल्यू k पाई दी है, तो k की वैल्यू 2 हो सकती है। तो नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और इसका आंसर हमारे पास क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फंक्शन गिवन है, ये है -∞ से लेके 2 पे है क्लोज, से डिफाइन है 6 से लेके इन्फिनिटी 6 पे है क्लोज। और बोला गया है कि जो f(x) एक फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे पास है 4x² माइनस ऑफ 16x प्लस 22, दिस इज द फंक्शन f(x). बोला गया gx इज अ फंक्शन सच दैट ग्राफ ऑफ gx एंड f(x), graph of gx and fx are mirror image of each other with respect to the line x minus y equal to 0। अच्छा, x minus y equal to 0 मतलब y equal to x। अब अगर दो फंक्शन के ग्राफ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू x है, मतलब वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्स। तो जो g बेसिकली है वो क्या हो जाएगा, f इनवर्स। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई, g जो होगा वो f इनवर्स होगा। अब हमसे बोला गया है कि g ऑफ 10 की वैल्यू निकालो। अपन मान लीजिए g ऑफ 10 की वैल्यू a है, तो f इनवर्स ऑफ 10 की वैल्यू क्या है, a। तो इसका मतलब है f ऑफ a की वैल्यू 10 है। तो हमें क्वेश्चन ये हो गया कि a की वो वैल्यूज निकालो जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू 10 होगी। तो भैया अपन ऐसा करते हैं, f ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी 4a² माइनस ऑफ 16a प्लस 22 इक्वल टू आ गया 10। तो ये हमारे पास हो गया 4a² माइनस ऑफ 16a प्लस ऑफ 12 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड करेंगे तो a² माइनस ऑफ 4a प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस 1 इंटू a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a की एक वैल्यू 1 आ जाएगी और a की दूसरी वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। मतलब अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है g ऑफ 10 की वैल्यू क्या होगी, तो g ऑफ 10 की वैल्यू ये थी, तो g ऑफ 10 की वैल्यू या तो 1 हो सकती है और g ऑफ 10 की वैल्यू या तो 3 हो सकती है, लेकिन कौन सी होगी। तो बेसिकली f ऑफ a की वैल्यू निकाली ना अपन ने, f ऑफ a की वैल्यू निकाली, a क्या था बेसिकली f का इनपुट, मतलब a क्या था, डोमेन ऑफ f के अंदर आना चाहिए, और डोमेन ऑफ a है -∞ से लेकर 2। तो -∞ से 2 के अंदर 3 तो नहीं आ सकता, 1 आ सकता है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। एक बार और समझ लीजिए ये चीज़, भाई हमने जो वैल्यू निकाली वो a की वैल्यू निकाली, और a कहाँ ने जा रहा है, बेसिकली f ऑफ a मतलब इनपुट ऑफ f जा रहा है, इनपुट ऑफ f जा रहा है, मतलब ये डोमेन ऑफ f का पार्ट होगा। तो a जो है उसकी वैल्यू डोमेन ऑफ a के अंदर होनी चाहिए, मतलब -∞ से 2 के अंदर होनी चाहिए। तो 1 की वैल्यू तो -∞ से 2 में है, लेकिन 3 नहीं है, तो 3 रिजेक्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखूँ तो मेरे हिसाब से इसका आंसर a आ रहा है। चलिए अपन आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 DPP नंबर 4 का A बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है f(x) की वैल्यू है 3/2 और प्लस है अंडर रूट ऑफ x माइनस ऑफ 7/4। बोला गया है g इज इनवर्स ऑफ f, जो g है वो बेसिकली क्या है, f इनवर्स है। अगर ऐसा है तो बोला गया है f इनवर्स ओ g इनवर्स ऑफ 17 की वैल्यू निकालो। तो देखो ऐसा है, अगर g f इनवर्स है तो जो g इनवर्स होगा वो क्या होगा, g इनवर्स की वैल्यू f होगी। तो अगर हमारे पास है f इनवर्स ओ f ऑफ 17, इसकी वैल्यू निकालना है, तो कंसेप्ट ये होता है कि f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू ले लें या f इनवर्स ऑफ fx की वैल्यू ले लें, इसकी वैल्यू x होती है। तो अगर हमारे पास f इनवर्स ओ f 17 की वैल्यू ले लें तो इसकी वैल्यू 17 होगी। तो हमारे पास आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या आएगा, 17, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, DPP नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 सी बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले पढ़ लेते हैं। बोला गया एक फंक्शन है जो डिफाइन है, 0 पे है ओपन, e की पावर -3/2, इस पे है क्लोज टू -1/4 से लेकर इन्फिनिटी, और f(x) की जो वैल्यू है ये वैल्यू है ln² प्लस 3 ln x प्लस 2। बोला गया है f इनवर्स x की वैल्यू निकालो। अब अच्छी बात यह है कि हमें एक कन्फ्यूज़न होती है जब f इनवर्स x निकालना पड़ता है, तो कि हमें चेक करना पड़ता है बाइजेक्टिव है कि नहीं। लेकिन जब हमने ऑप्शन देखे तो हमने देखा इन चारों ऑप्शन में से कोई भी नन ऑफ दीज भी नहीं है और डज नॉट एग्जिस्ट भी नहीं है। मतलब इसका इन्वर्स तो आ ही रहा होगा और इन चारों में से कोई एक ही आ रहा होगा। तो इसलिए हमें ये चीज़ प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा, इन्वर्स डिफाइन होगा कि नहीं होगा। हम सीधा इन्वर्स निकालने पर फोकस करेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए अपन क्या करें, इसे ले लें y, तो ये हमारे पास हो गया ln x का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास आ गया 3 ln x प्लस हो गया 2। तो ये हमारे पास आ गया ln x का होल स्क्वायर प्लस 3 ऑफ ln x प्लस हो जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अपन सॉल्व कर लें तो ln x की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, मतलब हो गया 9 माइनस ऑफ 4ac, तो 4 इंटू 2 माइनस वाई और अपॉन हमारे पास हो जाएगा 2। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो ln x की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब देखें जरा, 9 माइनस 8 हो जाएगा 1 प्लस वाई, तो ये वैल्यू हमारे पास 1 प्लस वाई अपॉन 2 हो जाएगी। ये ln x की वैल्यू है। अच्छा, अगर हम देखें तो ln x की वैल्यू अगर ये है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e का पावर दिस। अब e का पावर दिस है तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, -3/2 तक। देखो जरा, 0 कब होगा, जब ये वैल्यू -∞ होगी, ये पूरी वैल्यू e का पावर -∞ 0 होता है। और e का पावर -3/2 कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2 होगी। -3/2 जो है वो होगी अगर, तो इन दोनों में से प्लस का साइन लेंगे अपन कि माइनस का साइन लेंगे, बात ये है। तो अगर अपन देखें, हमने कहा भैया अगर मैं यहाँ ऐसे डायरेक्ट कर देता हूँ -3/2 प्लस समथिंग अपॉन 2, समथिंग मतलब 1 प्लस वाई अपॉन 2, और माइनस का साइन लेंगे तो -3/2 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 2, जो सोचा था उससे बहुत आसान है। अब ये हमारे पास है -3/2 प्लस समथिंग और ये है -3/2 माइनस समथिंग। अगर ये वैल्यू x की है, x की वैल्यू अगर 0 से e की पावर 3/2 होगी तो ln x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -∞ से -3/2। सही है। अब बात इतनी सी है कि जो आंसर है वो -3/2 से छोटे ही आना चाहिए, बड़ा नहीं आना चाहिए, है ना। तो -3/2 में अगर मैं कुछ ऐड कर देता हूँ पॉजिटिव क्वांटिटी तो बड़ा आ जाएगा, और अगर कुछ मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो -3/2 से छोटा आएगा। और ln x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन -3/2 से छोटी होनी चाहिए। तो -3/2 से छोटी ये वाली हो सकती है, बट ये वाली नहीं हो सकती। ये चीज़ एक बार और समझ लीजिए भाई। ये x की वैल्यू दी है हमें, x की वैल्यू हमें दी है 0 से लेके e का पावर -3/2। तो ln x की वैल्यू क्या होगी, -∞ से लेके 3/2। ये होता है ना ln x, तो 0 पे वैल्यू -∞ होती है, तो -∞ से लेके 3/2। मतलब हमारे पास जो ln x की वैल्यू है वो -3/2 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब यह -3/2 में मैंने कुछ ऐड कर दिया तो ये बड़ा हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। -3/2 में कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो ये -3/2 से छोटा होगा, तो ये आंसर होगा। तो हमारे पास जो आंसर आया ln x की वैल्यू वो ये आई। अब अगर हमारे पास ln x की वैल्यू ये आई है, अच्छा थोड़ा सा हमने यहाँ पे गड़बड़ किया, थोड़ा सा, ये जो 4 है ये अंदर जाएगा ना तो 4y आएगा, नॉट y। तो इसे अपन 4y लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4y है ना, उससे आंसर पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। तो हमारे पास ln x की वैल्यू ये थी, हमने कौन सी ली, नेगेटिव वाली। तो ln x की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई हमारे पास -3/2 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4y अपॉन 2, और थोड़ा एडजस्ट से लिखा रहने दें तो -3 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4y अपॉन 2, ये ln x है। तो x की वैल्यू आ जाएगी e का पावर -3 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4y अपॉन 2, ये हमारे पास जो है वो e की वैल्यू आ जाएगी। तो नोट करें अपन, चेक। तो हमारे पास हमें क्या निकालना है, f इनवर्स x निकालना है।
तो एफ इनवर्स एक्स अगर निकालना है तो जहाँ एक्स वाई है वहाँ एक्स रख दें, तो ई का पावर 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x अपॉन 2 ये होगा। चेक कर लें भैया कौन सा आंसर है। ये तो ऑप्शन नंबर माइनस वाला डी है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी आना चाहिए। अपन देख ले, चेक कर लेते हैं आंसर। डीपीपी नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 7 डी बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक फंक्शन दिया है g r2r और gx की जो वैल्यू दी है वो दी है e का पावर x का फ्रैक्शनल पार्ट। बोला गया है स्टेटमेंट 1 gx इज पीरियोडिक फंक्शन, स्टेटमेंट 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो बताना है स्टेटमेंट 1 ट्रू है, सेकंड ट्रू है ना, ये वाले। चलो देखते हैं। तो अपन इसकी पीरियोडिसिटी के बारे में बात करते हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, है ना। देखो हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की डेफिनेशन पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से करूं तो हमें यह पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू होती है x जब x की वैल्यू होती है 0 से लेके 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू होती है x माइनस 1 जब x की वैल्यू होती है 1 से लेके 2, है ना। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ e की पावर x का, तो e की पावर x का जो हमारे पास ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से e की पावर x का ग्राफ होगा। ये 0 हो, ये 1 है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट लगा रहे हैं तो वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। तो पहली बात तो ये है कि जब यहाँ पे x की जगह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x रखेंगे, जब e का पावर x 0 से 1 के बीच में होगा तो इसका ग्राफ एज इट इज e का पावर x ही रहेगा। यही मतलब होगा ना इसका। अगर e का पावर x का वैल्यू जो है, x की जगह e का पावर x रख दिया अपन ने, ये तो ये हो जाएगा e का पावर x। जब e का पावर x की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके 1, तो 0 से लेके 1 में तो इसका ग्राफ वही है। तो y की वैल्यू e की पावर x 0 यहाँ हो रही, 1 यहाँ हो रही, तो 0 से लेके 1 में तो इसका ग्राफ वही है। अब जब e की पावर x की वैल्यू 1 से लेके 2 हो रही है तब बात करें, तो e की पावर x की वैल्यू 1 तो हो रही है यहाँ पे और 2 होगी यहाँ पे। तो 2 जो होगी वो किस पे होगी, e की पावर x की वैल्यू ऑब्वियस है ln 2 पे होगी। तो जब e की पावर x की वैल्यू 1 से लेके 2 हो रही है तो ग्राफ e की पावर x माइनस 1 होगा, मतलब एक यूनिट नीचे आ जाएगा। मतलब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। फिर उसके बाद जब इसकी वैल्यू 2 से लेके 3 होगी, 2 से लेके 3, तो 3 कब होगी भैया, ln 3 पे। तो इसका ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है ये भी नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसा। तो ये जो ग्राफ है अपन यहीं से समझ लें, ये पीरियोडिक है क्या? बिल्कुल नहीं है पीरियोडिक, क्योंकि ये अपनी वैल्यू एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट नहीं कर रहा है। ये इंटरवल ln2 है, फिर ये इंटरवल ln3 माइनस ln2 है, और ये इंटरवल तो 0 से माइनस इन्फिनिटी है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है ये पीरियोडिक ग्राफ तो नहीं है। तो हमारे पास जो एर्थ है उसका जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 है gx इज पीरियोडिक, तो स्टेटमेंट 1 तो हमारे पास हो गया फॉल्स। नहीं भैया, ये तो फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 देखें, स्टेटमेंट 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज अ पीरियोडिक। यस, ये पीरियोडिक होता है क्योंकि इसका पीरियड 1 होता है, ये अपन को पता है। तो इसका स्टेटमेंट नंबर डी आंसर होगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, तो इसका जो आंसर नंबर होगा वो होगा डी। अपन चेक कर लेते हैं डी एर्थ का, है ना। डीपीपी नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 8 का डी बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। लाइन में एक फंक्शन है f, ये डिफाइन है i से i, मतलब इंटीजर से इंटीजर, और बोला गया है जो fx है ये है 2 sin 2 पाई x माइनस है 10 ऑफ 10 5 पाई x और प्लस 7 cos 4 पाई x और प्लस 3। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू? fx एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, fx इवन फंक्शन होगा, fx ऑड फंक्शन होगा, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ fx। देखते हैं भैया। तो देखो सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे x इंटीजर है। जब x इंटीजर होगा तो साइन में जो इनपुट होगा वो 2 पाई इंटू इंटीजर, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा। और अपन को पता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई जब होता है तो साइन की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाली चीज़ तो हो जाएगी 0। फिर यहाँ पे जब अपन इंटीजर पुट करेंगे तो आंसर 5 पाई का मल्टीपल होगा। 5 पाई का मल्टीपल इवन मल्टीपल ऑफ पाई भी हो सकता है और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई भी हो सकता है। तो कंप्लीट एक्स एक्सिस पे tan थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाली चीज़ भी 0 हो जाएगी।
और जब यहाँ पे इंटीग्रल पुट करेंगे तो 4 पाई का मल्टीपल, 4 पाई का मल्टीपल मतलब इवन मल्टीपल वाली केस में आएगा। इवन मल्टीपल ऑफ, जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो कॉस की वैल्यू 1 होती है, तो ये चीज़ 1 हो जाएगी, तो ये 7 + 3 हो जाएगा। तो एफ एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10। एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। अब क्या कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए तो ट्रू है। ऑप्शन नंबर बी, क्या कांस्टेंट फंक्शन है ये? क्या ये इवन होगा? बिल्कुल कांस्टेंट फंक्शन इवन फंक्शन होता है क्योंकि इसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। ऑड फंक्शन होगा? नहीं होगा। एफ ऑफ एफ एक्स, अब देखो ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स। तो भैया ऐसा है, कांस्टेंट फंक्शन कितने भी कंपोजिट कर लो उसकी वैल्यू सेम ही रहती है, इस दोनों की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल होगी, तो ये भी ट्रू है। तो अकॉर्डिंग टू माय सॉल्यूशन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए बी डी। इस क्वेश्चन का आंसर ए बी डी होगा। तो चेक कर लें अपन डीपीपी नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 9, डीपीपी नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 9 ए बी डी बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। और 8 से लेके इन्फिनिटी, और इस फंक्शन के बारे में बोला गया है कि यह फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी माइनस 2 इंटू एक्स और प्लस ऑफ 3p माइनस 2 वेयर p बिलोंग्स टू रियल नंबर। बोला गया ये फंक्शन सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव है मतलब इसकी रेंज 8 से इन्फिनिटी ही है। अच्छा, 1 1 मैनी 1 इंजेक्टिव नहीं बोला गया है, कुछ ऐसा है, बस ये है कि ये कुछ 1 1 मैनी 1 कुछ भी होगा लेकिन इसकी रेंज 8 से इन्फिनिटी होगी। अगर ऐसा है तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ p इज m प्लस अंडर n, तो n अपॉन m की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसमें क्या केस हो सकता है। पहली बात तो ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो एक केस तो ये हो सकता है कि 2 यहाँ कहीं हो जाए। अगर 2 यहाँ कहीं होता है तो 2 से लेके इन्फिनिटी का जो ग्राफ होगा वो ये वाला ग्राफ होगा, है ना, ये वाला नहीं होगा। तो अगर 2 यहाँ होता है तो उस कंडीशन में ये वाला पॉइंट, अच्छा इसका d की वैल्यू और निकालें अपन, है ना। d की वैल्यू क्या होगी? b स्क्वायर मतलब p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 3p माइनस 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 4p माइनस ऑफ 12p प्लस ऑफ 8। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस ऑफ 16p प्लस ऑफ 12, ये तो d आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये जो वर्टेक्स इसका होगा, वर्टेक्स वो होता है माइनस b/2a एंड माइनस d/4a। तो जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस b इज p माइनस 2 अपॉन 2a मतलब 2, p माइनस 2 अपॉन 2 एंड माइनस d/4a मतलब माइनस ऑफ p स्क्वायर माइनस 16p प्लस 12 अपॉन 4। ये इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे। अब हमने कहा भैया पहले अपन इतना नोट कर लो, है ना, क्या ये चीज़ मुझे जगह चाहिए पड़ेगी, तो आप पहले इतना नोट कर लो कि इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अपन ने निकाल लिए, इतने होंगे। मैं इसे साइड में लिख ले रहा हूँ ताकि मुझे भी याद रहे। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे p माइनस 2/2 और दूसरा हो जाएगा माइनस ऑफ p स्क्वायर माइनस ऑफ 16p प्लस 2 अपॉन 4। ये मैंने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट साइड में लिख लिए हैं, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए भाई। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हमारे पास जो है कहानी ये है कि केस क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने कहा भाई पहला तो केस ये हो सकता है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड तो हो गई, डी की वैल्यू पे कुछ अभी अपन नहीं देख रहे, तो पहला केस तो ये हो सकता है कि 2 इस तरफ कहीं लाई करे। अगर 2 इस तरफ कहीं लाई करती है तो हमारा जो ग्राफ है वो 2 से इन्फिनिटी वाला ग्राफ है क्योंकि इसका डोमेन तो 2 से इन्फिनिटी है। तो ये वाला ग्राफ अपना है और ये वाला ग्राफ अपना है। तो इस ग्राफ में जो डोमेन होगा वो 2 से इन्फिनिटी हो गया और रेंज जो होगी यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा p माइनस 2/2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस d/4a। तो कहानी ये होगी कि इस वाले केस में इस माइनस ये मिनिमम वैल्यू ये होगी तो इसकी वैल्यू 8 होनी चाहिए, सही है। तो एक केस तो हमारे पास केस नंबर 1 तो ये होगा। तो केस नंबर 1 अगर अपन देखें कि 2 जो है, भाई देखो अपन बेसिकली 3 केस बना रहे हैं ना। केस आप समझ लीजिए हम क्या कर रहे हैं। ये हमारे पास वर्टेक्स होगा तो हम ये केस बना रहे हैं कि 2 तो एक इस तरफ हो जाए। दूसरा केस अपन बना रहे हैं जो 2 है वो वर्टेक्स के ही ऊपर हो जाए और तीसरा केस अपन बना रहे हैं जब 2 जो है वो वर्टेक्स के इस तरफ हो जाए। ये 3 केस हम बनाएंगे और तीनों केसेस को अपन सॉल्व करेंगे, है ना। आप चाहें तो पहले खोपचे में ये 3 केस लिख लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हम कौन कौन से 3 केस बना रहे हैं। भाई 2 या तो वर्टेक्स के इस तरफ हो सकता है या वर्टेक्स के ऊपर हो सकता है, वर्टेक्स के उस तरफ हो सकता है। मैं भी पहला वाला केस सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये वाला केस में 2 बातें हैं।
पहली बात तो ये है, चलिए पहले अपन केस 2 और लिख रहे हैं, क्योंकि केस 1 और केस 2 लगभग सेम ही आंसर आएंगे उसके। केस 2 के बारे में अगर अपन बात करें तो केस 2 में ये जो वर्टेक्स है जिसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है p माइनस 2/2, इसी की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। और इस वाली कंडीशन में ये जो हमारे पास वैल्यू थी -d/4a, इसकी वैल्यू ही 8 हो जाएगी। अब ये दोनों केस में अगर हम देखें तो इन दोनों केस में -d/4a की वैल्यू 8 है और p माइनस 2/2 की वैल्यू या तो 2 से बड़ी है या 2 के इक्वल है ना। तो इन दोनों केसेस का अगर मैं सॉल्यूशन देखूं, इतना नोट कर लीजिएगा पहले, ये वाला खोपचे में नोट कर लिया। अब देखें इन दोनों केसेस का अगर मैं सॉल्यूशन देखूं तो अगर यहाँ पे देखूं तो जो p माइनस 2/2 है इसकी वैल्यू इस केस में 2 के इक्वल है और इस केस में 2 से बड़ी है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो p माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा। ये हमारे पास कंडीशन आएगी यहाँ से। और दूसरा केस -d/4a की वैल्यू होगी 8। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ -d/4a की वैल्यू 8, तो -d/4a मतलब माइनस ऑफ p स्क्वायर माइनस ऑफ 16p प्लस ऑफ 2 अपॉन 4a, a की वैल्यू तो 1 है, इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा, माइनस भी वहाँ ले जाए तो p स्क्वायर माइनस 16p प्लस 2 इक्वल टू -32। ये प्लस 2 ही है ना भाई, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -32। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। एक बार d की वैल्यू देख लें, गड़बड़ तो नहीं है ना। ये अपने पास था p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 3p माइनस 2, हाँ तो यहाँ से आ रहा था -8 और ये हमारे पास हो रहा था p स्क्वायर माइनस ऑफ 4p प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 12p प्लस ऑफ 8। तो ये 12 था, 8 प्लस 4 12 नॉट 2, तो ये गलती से मैंने 2 लिख लिया था, ये था 12। तो ये चीज़ जो थी ये 12 थी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से था। तो ये हमारे पास आ गया p स्क्वायर माइनस ऑफ 16p प्लस ऑफ 44 इक्वल टू 0। ये हमारे पास p की वैल्यू आएगी। अच्छा, अगर ऐसी वैल्यू हमारे पास p की आती है तो p की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो 16 एक मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचा 16, यहाँ से 4 तो हो गया 11, 16 माइनस 11 हो गया 5, 16 इंटू 5 हो गया अंडर 80। तो ये अंडर रूट 80 हो जाएगा, अंडर रूट 80 हो जाएगा तो 16 पंचे 80। तो ये 16 प्लस हमारे पास हो जाएगा 2 कॉमन लिया अपन ने। अगर 80 में से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास कितना बचेगा, 20 अपॉन 2। तो p की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8 प्लस माइनस अंडर रूट 20, ये बचेगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो भैया अगर मैं माइनस में लेता हूँ, है ना, माइनस अंडर रूट 20, तो वो 2 से बड़ा है ना, तो माइनस में तो आंसर आएगा नहीं। तो हमारे पास यहाँ से अगर अपन देखें तो p की, एक मिनट देख लूँ, वो दिख रहा है बोर्ड की, नहीं दिख रहा, दिख रहा है। p की वैल्यू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 20 आ गई। तो यहाँ से p की 2 वैल्यू आई, एक तो आ गई 8 माइनस अंडर रूट 20 और एक हमारे पास आ गई 8 प्लस अंडर रूट 20। अगर ऐसी वैल्यू हमारे पास आती है तो हमें चाहिए 6 से बड़ी वैल्यू। तो अंडर रूट 20 की वैल्यू तो 2 से बड़ी होती है ना, तो ये वैल्यू तो 6 से छोटी आएगी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू होगी। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों से मिला के हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, p की वैल्यू 8 प्लस अंडर रूट 20। तो नोट कर लीजिए, इतना केस 1 और 2 दोनों सॉल्व हो गए और हमारे पास p की जो वैल्यू आई वो 8 प्लस अंडर रूट 20 आई। पहले वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। अपन करते हैं केस नंबर 3। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए अपन केस नंबर 3 के बारे में बात करें। केस नंबर 3 के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो केस नंबर 3 में हमने ये कहा था कि जो 2 होगा, 2 यहाँ हो जाए। अगर 2 यहाँ होता है तो जो ग्राफ है वो तो 2 से इन्फिनिटी वाला ये वाला ग्राफ होगा, और अगर ये वाला ग्राफ होगा तो मिनिमम वैल्यू इसी पे आएगी। तो ये जो वैल्यू है ये 8 आएगी, मतलब p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। तो अगर हमारे पास ये वाला केस होता है, अच्छा यहाँ पे ये वैल्यू क्या थी, p माइनस 2/2। तो ये वाला केस ये है कि p माइनस 2/2 जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा 2, लेस देन इक्वल टू नहीं, ओनली लेस देन 2 होगा। मतलब ये 4, तो p इज लेस देन 6 होगा। ये तो इनइक्वालिटी नंबर 1 बन गई। दूसरा जो है p ऑफ 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। चलिए,
तो अगर मैं P ऑफ 2 की वैल्यू निकालता हूँ, है ना, P ऑफ 2 नहीं, F ऑफ 2, नॉट P ऑफ 2, F ऑफ 2 की वैल्यू अगर 8 होनी चाहिए तो F ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा 4 P माइनस 2 इंटू 2 प्लस हो जाएगा 3P माइनस 2, तो हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 2P प्लस ऑफ 4 प्लस 3P माइनस 2, तो ये 3P माइनस 2P तो हो जाएगा हमारे पास P, और 4 प्लस 4 8 माइनस 2 हो जाएगा 6P प्लस 6, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 8, तो यहाँ से P की वैल्यू आ गई 2। अच्छा, P की वैल्यू 2 क्या लेस देन 6 है? बिल्कुल है, तो एक हमारे पास P की वैल्यू ये आ जाएगी। तो P की एक वैल्यू अपने पास आई थी 8 प्लस √20 और दूसरी वैल्यू आई हमारे पास 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ दोनों वैल्यूज़ को, तो ये हमारे पास आएगी 10 प्लस √20, और बोला गया है ये जो सम है वो किस फॉर्म में है? m प्लस √n के फॉर्म में है। m प्लस √n के फॉर्म में है तो m की वैल्यू तो 10 हो गई और n की वैल्यू 20 हो गई, तो n अपॉन n मतलब 20 अपॉन 10 की वैल्यू क्या आ गई 2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। तो अपन देख लें क्वेश्चन नंबर 10, आंसर ऑफ DPP नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 10, यस 2 बिल्कुल सही है। तो बच्चों इस तरीके से आज अपन ने DPP नंबर 4 शीट कर रहे हैं अपन फंक्शन की, इसकी स्पेशल DPP नंबर 4 का मैंने आपको जो है वो डिस्कशन करवा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं DPP नंबर 5 के साथ, ठीक है, थैंक यू।